सर आपकी बुक आई, मैं दिखा देता हूँ, जैश ए मोहम्मद के ऊपर। बहुत ही स्कॉलरली बुक है और ऐसी बुक बहुत रेयर लिखी जाती है। इस पे मैं थोड़ा आऊँगा, लेकिन मैं आपसे पहले थोड़ा जानना चाहता हूँ कश्मीर के बारे में, क्योंकि आप सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे वहाँ पे, आर्टिकल 370 जब हटाया गया, तो आप उनके एडवाइज़र थे। जो लोग नहीं जानते हैं कश्मीर के बारे में, जो इनसाइडर डिटेल्स हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक आम नागरिक को भारत में नहीं पता है पर जानना चाहिए? कश्मीर के अंदर देखिए, मेरा कश्मीर का साथ जो सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पर काम करने का और वहाँ के साथ जो मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ, वो मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू शुरू हुआ। शुरुआत में मैं विवेकानंद फाउंडेशन के लिए एक मोनोग्राफ लिख रहा था, रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन। उसमें मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो मिस्टर सी डी सहाय थे, जो कि वो अभी डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं और वो RNDW के फॉर्मर चीफ हैं वो, जो कि IC 814 हाईजैक जो हुआ था उसके अंदर भी नेगोशिएटिंग टीम में गए थे। तो टेररिज्म पर उनका बड़ा डिटेल में काम है और कश्मीर तो उनका एक स्पेशलाइजेशन है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई आप कश्मीर के ऊपर कुछ काम करें। तो मैं एक प्रिलिमिनरी रिसर्च करके जब आया, उसके बाद मेरी PMO में कुछ बड़े सीनियर लोगों के साथ में कुछ ब्रीफिंग्स हुई। मैं नाम जानबूझकर, मतलब डेलिबरेटली मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, कुछ ऑफिशियल रीजंस हैं। बट उसके बाद फिर जो है मुझे भेजा गया था सत्यपाल मलिक साहब को थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए इन इश्यूज़ के ऊपर। मैंने उनसे बताया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे एज रिसर्चर वहाँ पर थोड़ा सा मुझे अगर करते हैं, असिस्ट करते तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको वहाँ पर ज्वाइन किया। हालांकि मेरा असाइनमेंट ऑफिशियल नहीं था, बट एक आप अनऑफिशियल कैपेसिटी में कह सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में मैंने उनके साथ 2 साल तक तकरीबन एक एडवाइज़र और मोस्टली सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर उस रूप में मैंने वहाँ पर कार्य किया। तो 2017 से 2019 जब मेरा बिल्कुल को टर्मिनस था उनके साथ में, जब उनका शुरू हुआ और जब उनका खत्म हुआ उसी के साथ में, ठीक है था। और बेसिकली एक्चुअली मैं जो उनके वहाँ, मेरा जो वहाँ पर था वो उसकी ओरिजिन शुरुआत यहाँ पर दिल्ली से हुई थी कैदर से। और मैं यहाँ पर भी जो सीनियर लोग हैं उनको मैं रेगुलरली उस वक्त मैं ब्रीफिंग्स देता रहता था, चाहे वो PMO हो चाहे होम मिनिस्ट्री हो, कश्मीर के ऊपर। ये कश्मीर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पर ग्रास रूट्स लेवल पर काफ़ी रिसर्च की इस मुद्दे को लेकर के। वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको एक छोटे से किस्से से शुरुआत करूंगा। बताते हैं कि एक बार शंकराचार्य वहाँ पर जो है अपने चेलों के साथ कश्मीर गए। वहाँ पर एक शंकराचार्य मंदिर भी है, जिसको वहाँ के लोग सुलेमान पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। श्रीनगर में है शंकराचार्य मंदिर। तो उनके चेलों ने कहा कि गुरुजी हम लोग समंदर से बहुत दूर आ गए हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, ये जगह दरिया से भी ज्यादा गहरी है। तो वहाँ के जो लोग जो हैं उनका माइंड बहुत ही लेयर्ड और बहुत ही डीप है और बहुत कॉम्प्लेक्स माइंडसेट है। अब चूंकि इंडिविजुअल का माइंड कॉम्प्लेक्स है, तो सोसाइटी का भी ढांचा और मेंटल ढांचा ऐसा ही बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल हो गया है। तो अब कश्मीर में क्या हुआ, देखिए जब शुरुआत में ये सारी सिचुएशन वहाँ पर बनी, एक तो देखिए मैं ये कहूँगा कि जब कश्मीरियत वगैरह की जो बात की जाती है कि साहब वो इसमें बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस है और शैविज़्म का इन्फ्लुएंस है, ठीक एक ज़माने में था। लेकिन आज कश्मीरियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है वहाँ पर। आज वहाँ पर एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक जो है ना सेंटिमेंट प्रिवेल करता है, बहुत ही एक्सट्रीम कट्टरवाद जिसको आप कहेंगे ना। और उस मतलब वो उस लेवल का है कि वहाँ पर जो है ना लड़कियां तक फिदाइन अटैक कर बनने को तैयार है, क्या उस लेवल का कट्टरवाद प्रिवेल करता है। पाकिस्तान ने इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया आपका 1947 से ही मान लें। हम लोग कहते हैं कि साहब आतंकवाद की शुरुआत हुई आपका 1989 के अंदर। ऐसा नहीं है, वो शुरुआत तो आपकी 1947-48 में ही हो गई थी। जब उन्होंने पहले जो कबायली भेजे थे ना, वो भी इर्रेगुलर सोल्जर्स थे उनके, मतलब वो उनको थे आर्मी के, लेकिन इर्रेगुलर्स बना करके उनको भेजा गया, जैसे कि कारगिल में भेजे थे। उसके ठीक बाद जब वो हारे, यहाँ से हार तो क्या गए, हमारा काफ़ी एरिया ऑक्यूपाई भी कर लिया, लेकिन एक लिमिट के बाद हमने उनको खदेड़ दिया। मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथोम, जो कि ISI के फाउंडर माने जाते हैं, अंग्रेज अफसर था और उसके बाद उनका बेसिकली ISI और उसको एक एस्टैब्लिश ही उसने किया था। उसने एक निष्कर्ष निकाला कि भारत बहुत बड़ा देश है, आप उससे ऐसे लड़ नहीं सकते, तो आप टारगेट करिए भारत के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर करके वहाँ की फॉल्ट लाइन्स के ऊपर, वहाँ के जो धार्मिक भेद हैं, वहाँ के जो जातिगत भेद हैं, और आपके अंदर जो दुनिया भर के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोई झगड़े चल रहे हैं तो उन पर टारगेट करिए, उस पर टारगेट करिए। ये सारा सिलसिला उन्होंने वो रणनीति तभी अपना ली थी। ये 47-48 की बात है, क्या ना। उसके बाद ही उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपना ली थी। उसके बाद आप देखें तो जब BN मलिक आपके जो IB के फर्स्ट चीफ थे, तो उस दौरान ही कश्मीर के अंदर वेपन स्मगल होने शुरू हो गए थे और दुनिया और सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स आने शुरू हो गए थे, ठीक है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हम जिसको कहते हैं, इसका भी पहले नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, ये था। और जमात इस्लामी, जो कि आज कश्मीर में टेररिज्म का इंजन माना जाता है, इसकी शुरुआत भी सन 1942 में हुई थी और उसकी शुरुआत हुई थी शोपियां से, जिसको कहा जाता है बाबुल इस्लाम,
जो कि एक जगह जहाँ से क्योंकि वहाँ से अहले हदीस भी निकला है। अहले हदीस को, वहाबिज़म को यहाँ पर अहले हदीस कहा जाता है कश्मीर के अंदर, ठीक है। जो वहाबी सलफ़ी जो है इस तरह से, इनमें माइनर डिफरेंस है, लेकिन उसको कश्मीर में अहले हदीस कहा जाता है, ठीक है। जो हदीस यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स थी उसको अक्षरशः अपने जीवन में पालन करते हैं, वो अहले हदीस हो गए, ठीक है। ये था, उसकी शुरुआत भी वहीं से हुई, तो इसको बाबुल इस्लाम कहा जाता है। तो कश्मीर की कहानी ये कि जमात इस्लामी की शुरुआत भी तब से हो गई थी। जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी में बिलीव करती है। मौलाना मौदूदी का ये कहना है कि आपकी ज़िंदगी की एक-एक हरकत इस्लाम के द्वारा ही गाइड होनी चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे और सोशल लाइफ में कंट्री की लाइफ के अंदर स्टेट, जुडिशरी, सरकारी सिस्टम, हर चीज़ इस्लाम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ये मौलाना मौदूदी का दर्शन था। उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या जगह है, वो धिम्मी हैं, काफिर हैं, वो जजिया टैक्स देंगे और वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह रहेंगे। तब पाकिस्तान को ये बात पता थी कि अगर उनको कश्मीर के अंदर जो है अपना एक पेनिट्रेशन करना है, तो उनको इस तरह का जो कट्टरवादी इस्लाम है उसको वहां पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत उस दौर में क्या था, कश्मीर में इस्लाम तो था लेकिन थोड़ा सा वो उसका एक वर्जन मॉडरेट था, मतलब जो है ना से वो उस तरह से नहीं था जो कहता ना, एक आपका जो टू नेशन थ्योरी का जो ड्रामा चल रहा था जिन्ना के अंडर में, बहुत एक्सट्रीम वर्जन। एक्चुअली उस वक्त पूरे इंडिया के अंदर इस्लाम के अलग अलग स्ट्रेन्स थे। कश्मीर के अंदर थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर वर्जन आप जिसको कह सकते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा एक सूफी इन्फ्लुएंस भी था, और चूंकि कश्मीरी पंडित भी थे तो वो इन्फ्लुएंसेस भी शामिल थे। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि अगर यहाँ पर लंबे समय तक अगर काम करना है तो आपको जो है ना एक कट्टर इस्लाम को वहां पर लेकर के आना पड़ेगा। तो वो ये सारे प्रयास तब से चल ही रहे थे। 1970 के दशक में, अब हमसे कहाँ गलतियां हुई देखिए आप, 1970 के दशक में दिल्ली ने, यानी कि यहाँ पर जो सेंटर में जो सरकारें थी, इन्होंने जो है जमात इस्लामी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। क्यों प्रमोट करना शुरू किया? क्योंकि वो चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका पतन हो, इसको काउंटर करने के लिए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, जिसको जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, उसकी जमातियों के साथ अनबन होती थी, पॉलिटिकल राइवलरी थी वो एक। जमातियों के साथ उनकी कभी नहीं बनी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। 1978 के अंदर तो उन्होंने जमातियों पर काफ़ी उनकी पिटाई भी करवाई थी, उसको बैन भी किया था। अब इन्होंने जो है उसको काउंटर करने के लिए दिल्ली ने, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के अपने ड्रीम्स चल रहे थे, आज़ाद करना चाहते थे कश्मीर को, मतलब उसके बारे में बड़े कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो था, बिना उसके आग के धुआं नहीं उठता है ना। कुछ न कुछ उनके दिमाग में गतिविधियां चल रही थी, वो जेल में भी रहे, सब कुछ था जैसे। और जब तक कि 1975 का शेख इंदिरा अकॉर्ड नहीं हुआ, तब तक जो है काफ़ी दिमाग में फितूर इधर उधर चल रहे थे। ये उस टाइम पे बहुत अलग फेनोमेना था। मतलब अगर आप कश्मीर में देखें, जैसे आप कह रहे हैं जमात इस्लामी जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट है, उसको आप लेके आ रहे हैं टू काउंटर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उतनी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। उसी तरीके से ये वही स्ट्रेटजी हम पंजाब में भी देखते हैं कांग्रेस द्वारा, जो अकालियों को काउंटर करने के लिए भिंडरावाला को खड़ा किया गया। यस, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ना, देखिए बहुत ही एक शॉर्ट साइटेड दृष्टि जो होती है ना, उसका रिजल्ट है। और मैं उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज जो थी, खुफिया एजेंसीज, उनका भी इसमें काफ़ी हद तक दोष है। बिकॉज देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जो नीतियां होती हैं भारत के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है उनके निर्माण और क्रियान्वयन में, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का होता है ना। पॉलिटिशियन आपका इतना पढ़ा लिखा नहीं है, आप मान के चलिए, उसका सारा ध्यान जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी सुपरफिशियल है इन चीज़ों की, और उसका सारा ध्यान चुनाव जीतने और दफ्तर में आके बैठने तक है। जो कोर जो है सरकार का, सिस्टम का, वो आपका ब्यूरोक्रेट चलाता है। इसमें मैं थोड़ा सा डाइवर्जन अगर करूं, आज के समय में क्या हम आज भी उसी तरीके की स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरीके से इंजीनियर रशीद को छोड़ा गया है बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इलेक्शन से पहले, और जिस तरीके से अमृतपाल सिंह को लड़ने की इजाजत दी गई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा था। आज भी ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि आपने इंजीनियर राशिद, जो कि टेरर फंडिंग के केस में बंद है, उसको आपने, अगर वो पार्लियामेंट में एमपी बन के आ जाता है, उसके बाद जो है वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अमृतपाल सिंह के साथ भी ये हुआ, बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स जो हैं, ऐसे तो हजारों एनकाउंटर होते हैं कंट्री के अंदर, लेकिन जहाँ एक कहते हैं ना सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आके खड़ा होता है, इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं, वो थ्रेट्स अगर आपके पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा, अभी कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, जो पुराने जो जमात के जो मेंबर्स जो थे, हुर्रियत के मेंबर्स थे, वो सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में नामांकन उन्होंने भरा है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक सयार अहमद नाम का कैंडिडेट है कुलगाम से, वो पुराना जमाती है, ठीक है ना, वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए,
कई सारे कश्मीर के जो वहाँ पर काम करने वाले पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स है, वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि साहब पहले तो हमें पता था कि ये जमात का है, हुर्रियत का है, इसे या तो OGW मान करके जो है थाने में बंद करके इस पर PSA लगा करके इसको इंटेरोगेट करना है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, और अगर मिलिटेंट बन गया तो इसका एनकाउंटर करना है। लेकिन अब यही सेपरेटिस्ट जो कि हार्डकोर मतलब पाकिस्तानी लाइन का सपोर्टर है, कट्टर इस्लामिक आदमी है, और जो कि मतलब बिल्कुल वो कहता है जो ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी है, मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाला आदमी अगर MLA बन करके आ जाता है, अगर MP बन करके आ जाता है, तो हमें तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये कि उसकी बात माने, मतलब उसको हम अपना बॉस माने या फिर उसको देशद्रोही माने। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये गलती की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हुर्रियत से बात करना शुरू किया, सबसे पहले तो वो उस वक्त इनको लेकर के आए PDP को वहां पर, और PDP के जो चीफ थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, देखिए गौर करने वाली बात है, सबसे पहली हत्याएं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हुई 1986 के अंदर इलेक्शंस में। मुफ्ती मोहम्मद सईद तब कैंपेन कर रहे थे। आप कश्मीर में जाके किसी ही पूछेंगे भी जमाते इस्लामी का रियल चीफ कौन है, ऐसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन वो बोलेगा कि जब तक मुफ्ती साहब जिंदा थे, मुफ्ती साहब ही उसके चीफ थे, क्योंकि PDP का सारा वोट बैंक साउथ कश्मीर से आता है, और वो और जमाते इस्लामी का ही वोट बैंक है। जब PDP की सरकार थी, जमाते इस्लामी जबरदस्त तरीके से मजबूत हो गई। पहले जब PDP की सरकार आई 2001-2-3 के आसपास, तब उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स को बैन कर दिया, उसको भंग कर दिया गया। इखवान जो हमने खड़ा किया था, उनको जो है बुरी तरह से मारा गया उस दौरान। ये क्या है इखवान? इखवान एक हमने जो लोग कश्मीरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया था और बाद में उनसे मन उठ गया, उसके बाद बाहर आ गए, तो उन्होंने काउंटर टेररिज्म की एक फोर्स बना दी। उसको हमारा इंडियन सिस्टम, स्टेट सिस्टम, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे से सपोर्ट करती थी, और वही लोग, वो खुद कश्मीरी लोग थे, और वही लोग इन मिलिटेंट्स को मारते थे। इखवान का एक हेड था कुका पारे। ये इखवान लोगों ने मिलिटेंसी को उस दौर में, जो 90 के दशक की जो मिलिटेंसी थी, वो बहुत खतरनाक मिलिटेंसी थी। उस वक्त जो है कश्मीर के अंदर 5-5, 7-7 हजार मिलिटेंट्स हुआ करते थे। मतलब श्रीनगर में ट्रक्स में ओपनली सरेआम मिलिटेंट्स घूमते थे। हाँ, मतलब मारने भी आते थे। जो काउंटर टेररिज्म ऑप्स में जो रहे हैं SF के ऑपरेटिव्स, वो बताते हैं कि पहले तो 35-35, 40-40 के ग्रुप में घूमते थे ये लोग। उस समय यह था कि आप किसी को 25 रुपया दे, 10 रुपया दे, वो ग्रेनेड फेंक करके आ जाएगा बच्चा। तब ये हालत थी। आज जहां हर साल में 250 से 300 मिलिटेंट्स का फिगर रहता है, तब साल में एवरेज फिगर 3000 मिलिटेंट्स का हुआ करता था। तो तब इखवान ने बड़ी मदद की हमारी और इन सबको मारा। लेकिन जब ये PDP वगैरह की सरकारें बाद में आई, इन्हीं इखवान को जो है, मतलब कुछ तो ठीक है, इनको फोर्सेज में इंटीग्रेट किया, लेकिन एक तरह से हमने इनको छोड़ दिया, ठीक है। और कुका पारे का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। पाकिस्तानी आर्मी का एक कैप्टन था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो लश्कर का कैडर बन करके आया था, और उसने इसको हाजिन में मारा था, जो गांदरबल में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक जगह है। तो आज भी जब हम इन जमाते इस्लामी के हार्डकोर लोगों को वापस इलेक्शन में लेकर के आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक भूल होगी। और ये काम तो आई डाउट, मतलब जो है ना, जितनी कहते हैं ना चतुराई से या खुलेपन से अभी किया गया, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। 1987 के अंदर भी वो इलेक्शन की जो सो कॉल्ड रिगिंग हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि जमाते इस्लामी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी थी। आपका जो पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो खड़ा किया था, तो वो नहीं चाहते थे हमारा सिस्टम के लोग कि भाई ठीक है, इस तरह के जमाते इस्लामी के कट्टर लोग सरकार में आए या कुछ मंत्री बने। लेकिन अब तो हमने वो सीमा भी पार कर दी, और इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी हमें। मतलब सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, सब चुप हैं, सब चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं बोल रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इनको कौन एडवाइस कर रहा है, इनको कश्मीर के ऊपर क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, अभी जो सरकार PDP BJP की गवर्नमेंट थी, जिसके मेन आर्किटेक्ट राम माधव जी को माना जाता है ऐसे, उस गवर्नमेंट का इतना डिजास्टर्स कार्यकाल रहा। उस गवर्नमेंट के दौरान मिलिटेंसी बहुत बढ़ गई, ठीक है ना। उस गवर्नमेंट के दौरान जो है आप देखिए तो स्टोन पेल्टिंग जबरदस्त बढ़ गई। सारे जो OGW से मिलिटेंट्स के, सारे आपके जो टेररिस्ट बैकग्राउंड के जो लोग थे, उनको जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर, है ना, ये सारी, मतलब कुछ कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज से मैं अब ये रिपोर्ट्स बता रहा हूँ आपको, उन सबको जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर उनको भर्ती कर लिया गया। बहुत बड़ा स्कैम था वो। जो काबिल लोग थे, यूथ जो था, कैंडिडेट्स, उनको नहीं किया गया, लेकिन इस तरह के जो OGWs थे उनको भर्ती कर लिया गया। अगर आप उस दौर में साउथ कश्मीर में जाते तो आपको मिलता है कि भाई यहाँ पर फला इस बैंक का जोनल वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो फला उसका टेररिज्म का बैकग्राउंड है, उसका इसका बैकग्राउंड है, OGW का बैकग्राउंड। इस तरह की स्थिति हो गई थी वहां पर, है ना। ऐसी स्थिति। तो BJP वाले मतलब
देख नहीं रहे थे ये सब हो रहा है। उनको समझ में ही नहीं आता। मैं आपको इसलिए तो कह रहा हूँ, कश्मीर, मैं बीजेपी को भी ब्लेम उतना इसलिए नहीं करता क्योंकि कश्मीर एक बहुत जटिल चीज है। हाँ, तो हम वापस उधर जाते हैं कि कश्मीर कॉम्प्लेक्स क्यों है इतना। कॉम्प्लेक्स देखिए, आप वहां की हिस्ट्री को खोल करके देखिए, वहां पर ये ऐसी जगह है, इस पर हमेशा फॉरेनर्स ने रूल किया है, ठीक है। एटलीस्ट 1000 मतलब 1000 AD के बाद से तो फॉरेनर्स का ही रूल था, ठीक है। पहले यहाँ पर कश्मीरी पंडित थे, इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट के लोग थे, स्कॉलरली लोग थे। हमारी सारी वेदों की ऋचाएं, आपके जो हिंदूज के जो अच्छे अच्छे जो कहता है ना जो स्कॉलरली टेक्स्ट है वो वहां पर रहे। अब उनका लड़ने झगड़ने का मतलब कहता है ना मार्शल टेम्परामेंट था नहीं उनका। बाद में जो है उसके दौलत बेग और वो उस तरह के मंगोज, दलूचा वगैरह वो लोग आए वहां पर। 1586 में अकबर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है जब ये यहाँ से जब जाते थे जहांगीर वगैरह वहां पर मुगल रोड से होके जाते थे, सबसे पहला कदम इनका जो है अनंतनाग वाला जो मुगल रोड है ना उसको क्रॉस करते हुए पीर पंजाल से होते हुए जाते, तो पहला कदम इनका कश्मीर में शोपियान में पड़ता था। उसका ओरिजिनल नाम था शाह पाइन, क्योंकि वहां शाह का पांव पड़ता था, वो शोपियां हो गया। अब वहां पर ये जो लोकल लड़कियां वगैरह थी वहां से सारे इनके दरबारी जो है ना कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करते थे, मुता मैरिजेस, और वो 1-1 महीने 15-15 दिन की होती, उसके बाद उनको जमीनें देकर के चले जाते थे। मुगलों का राज रहा, उसके बाद फिर पठानों ने हुकूमत की, फिर सिखों ने उसको कब्जा कर लिया। तो हमेशा कश्मीर फॉरेन ऑक्यूपेशन में ही रहा है, क्योंकि वहां के लोग लड़ नहीं सके कभी। जनरल जियाउल हक बोलता था कि भाई ये बामन की औलाद है, ये क्या लड़ेंगे। उसको शक था जब उसने वो जो प्रॉक्सी टेररिस्ट मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की, उससे पहले उसको कश्मीरियों की लड़ने की काबिलियत पर बड़ा शक था कि ये लड़ने वाली कौम ही नहीं है। तो जो कौम हमेशा फॉरेन ऑक्यूपेशन में रहती है उसके साथ दो चीजें हो जाती हैं। एक तो जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक हो जाती है, मतलब जो है ना वो अपने सर्वाइवल के रास्ते ढूंढती है हर जगह के ना। दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो है ना एक आइडेंटिटी को सीख करने की बड़ी एक जो कहते हैं ना ललक उसके अंदर आ जाती है, कुछ ना कुछ हमें करना है। और चौथी बात ये कि जो लोकल उसके जो हीरोज होते हैं वो उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसमें फिर आप मिला लीजिए आके जो एक कट्टर इस्लाम का कॉकटेल और आ गया उसमें। तो इन सब चीजों ने मिला करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स तरीका मतलब सिस्टम कश्मीर में बनाया। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस कॉम्प्लेक्सिटी का एक एग्जाम्पल। ऐसे वहां पर कट्टर इस्लाम है, भयंकर कट्टर इस्लामिक, लेकिन ड्रग्स कंजम्पशन का जो आप रेट देखेंगे तो आपकी मतलब आप कहते हैं ना, आप यूल बी सरप्राइज, यूल बी शॉक्ड। लड़कियां ड्रग्स लेती हैं, जो स्टोन पेल्टर्स आते थे मैक्सिमम ड्रग एब्यूजर्स। बुरके में जो वहां पर आकर के लड़कियां जहां पर जब पत्थर मारने आती थी सबको मिलकर, इसकी ड्रग्स की आपके जो उसकी बड़ी एडिक्शन था। अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स, 2-2, 3-3 अफेयर्स। जो मिलिटेंट्स टेररिस्ट बाहर से आते थे, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया ये। हाँ, इसमें मैं पूछने वाला था जब हम जैश ए मोहम्मद के बारे में बात करते, क्योंकि आपने बहुत सारे ये बताया, ये एंगल बहुत लोग बताते हैं जो काउंटर टेररिज्म ऑप्स में भी थे, जो वहाँ पे सर्व करते हैं। आप जैसे रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट, ये एस्पेक्ट डिस्कस नहीं होता है। जो कश्मीरी वुमेन है, कश्मीरी गर्ल्स हैं और जो फैमिली के मेंबर्स हैं, वो खुद ऑफर करते थे जो टेररिस्ट आते थे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, फॉरेन टेररिस्ट। मतलब ये क्या, किसी भी समाज में, किसी भी स्टेट में वी कांट एक्सपेक्ट दिस इन इंडिया। इतना कंजर्वेटिविज्म तो है। इसमें 2-3 चीजें, इसमें ये है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये मतलब डेफिनेटली फिनोमिनन था, लेकिन हर व्यक्ति करता था ऐसा नहीं है, लेकिन ये फिनोमिनन था, अच्छा खासा ठीक ठाक वाइड स्प्रेड फिनोमिनन था। कश्मीर में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू से फॉरेन ऑक्यूपेशन रहा है, उसके कारण क्या हुआ है, वहां पर लोगों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गई है। तो जो है ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब होती है तब उसका कोई बहुत ज्यादा एथिकल डिलेमास नहीं होते उसकी, मतलब जो है ना कि भाई मुझे अपनी इसी बात पर जिद पड़े रहना है या ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, पैसा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कश्मीरी सोसाइटी के अंदर। वहां पर जो है दरअसल मतलब आप मान के चलिए एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत कहते हैं ना बड़ा सेगमेंट लोगों का, जिनकी रोजी रोटी एजेंसीज के लिए काम करने के ऊपर चल रही है। कोई ना कोई किसी न किसी एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, या तो भारतीय एजेंसी होगी, नहीं तो पाकिस्तानी होगी, नहीं तो और किसी देश की होगी। वहां से जो अपना थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो आ गया है ना, उससे काम चलता रहता है। तो आपका जो है ना अब इसमें जो आपने बताई ऑफर करने वाली बात, इसके 2 इंसेंटिव्स थे। एक तो ये 3 इंसेंटिव्स मान के चलें, जब आते थे मिलिटेंट्स बाहर से तो वो जहाँ पर शेल्टर लेते हैं उस फैमिली को अच्छा खासा पैसा देते हैं, वो लोग है ना, उनको पैसा देते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, वो एक इंसेंटिव है, ठीक है। दूसरा इंसेंटिव ये कि आप जो है गाजी आए हैं वहां से, मुजाहिद आए हैं, आप अगर इनको अगर आगे ऑफर कर रहे हैं तो आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस एलिमेंट भी आ जाता है कि अगर आप खुद नहीं लड़ सकते तो आप जिस भी फॉर्म में गाजी की सेवा कर सकते हैं वो आप सेवा करिए, है ना, इसका एक सवाब मिलेगा आपको। और तीसरा ये डर, ये भी तो है ना कि भाई मार देंगे क्या होगा, इधर से गद्दार गिने जाएंगे,
ये 3-4 इंसेंटिव्स हैं, बट ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर रहा है। तो और ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर देखिए मॉरल्स का लूज होना एक बहुत आम सी बात हो जाती है। बिकॉज होता है कि अगर सपोज ड्रग एडिक्शन है तो वो लड़का या लड़की उसको ड्रग्स लेकर के आना है तो उसको तमाम तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी प्रेजेंस रहती है, एजेंसीज की प्रेजेंस रहती है, फिर धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर इतनी जटिलताएं क्रिएट हो जाती है ना कि लोग फंसते हैं। कोई किसी का एसेट बन के काम कर रहा है, कोई किसी का एसेट बन के काम कर रहा है, कोई पहले मिलिटेंट्स के साथ काम कर रहा है OGW बन के सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम कर रहा है, कोई हमारी एजेंसी के साथ काम कर रहा है, कोई किसी और एजेंसी के साथ काम कर रहा है, कोई हमारी ही एजेंसीज में एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। उस केस में फिर आप फंसते जाते हो। वो एक ऐसा झंझावात क्रिएट होता है कि फिर आप जो है कई तरह से एक्सप्लॉइट भी होते हो। इंटरेस्टिंग। नॉर्मल एवेन्यूज होते नहीं है आगे बढ़ने के नॉर्मल एवेन्यूज जो करियर बना करके जॉब करने के, क्योंकि एजुकेशन आपका पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो फिर ऐसे उल्टे और चोर रास्ते ही बचते हैं आगे बढ़ने के। अच्छा, 2017 से 2019 के बीच में बहुत सारी चीजें हुई कश्मीर में। जो आम लोग हैं उनको बहुत सारी चीजों का नहीं पता है, क्योंकि आप गवर्नर के साथ भी काम कर रहे थे और 370 जो उनके अंडर जब वो गवर्नर थे तब हटाया गया था, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मुझे तो पता ही नहीं, सुबह पता चला था, रात को पता चला था। आपके हिसाब से उनका क्या असेसमेंट आप मानते हैं, और किस तरीके का काम 2017 से 2019 में हुआ उनके अंडर में, जो शायद वो आज खुद क्लेम नहीं करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2017 से 2019 के बीच की बात करते हैं। देखिए 2014 में ये PDP BJP की गवर्नमेंट बढ़ी। अब उस बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा उस एक्चुअली PDP की सरकार थी। महबूबा मुफ्ती का जो है इन सेपरेटिस्ट के साथ बड़ा एक जो है ना, इन लोगों का एक बड़ा एक सॉफ्ट सपोर्ट सिस्टम रहा है, सिंपैथी रही है, कॉन्टैक्ट भी रहा है। एक किताब है, आप ज़रूर पढ़िएगा, के फाइल, है ना। उस किताब के अंदर बड़े ऐसे खुलासे किए गए हैं। किसने लिखा है? बशीर असद ने लिखी है उसको, है ना। अच्छा। बड़े ऐसे खुलासे किए गए हैं कि मिलिटेंट्स आकर के PDP के बड़े बड़े लीडर्स के घर में भी आते थे, रुकते थे। उनकी PDP के बड़े बड़े लीडर्स अपनी कारों में उनको छोड़ करके आते थे, कहते ना। मैं नाम भी ले सकता हूँ बट मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनके, ठीक है। वो तो ऐसे ऐसे कारनामे वहां पर हुए। अब 2016 के अंदर जब ये सरकार, सारा सिस्टम पता चल गया कि कुछ नहीं हो रहा है ये सर से, और सरकार को जाना पड़ा, समर्थन वापस ले लिया गया। उसके बाद मिलिटेंसी, होम ग्रोन मिलिटेंसी जिसको हम कहते हैं, बुरहान वानी के फिनोमिनन जो था सर से, वो काफ़ी बढ़ गई। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद तो कश्मीर जल उठा था एक तरह से। आपका मान के चलिए साउथ कश्मीर वगैरह में तो कई सारे एरियाज से फोर्सेस को वैकेट करना पड़ा, थाने के थाने इन्होंने जला दिए थे, ठीक है ना। और मैसिव सोशल अनरेस्ट। और ये कोई घटना एक दिन की नहीं है, इसकी तैयारी बड़े लंबे समय से शुरू हुई थी। इसकी अगर पीछे हम जा करके देखें तो आपके जो ये सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम है, मैं उसके ऊपर एक थोड़ा सा मैं बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम जो है ना कश्मीर के अंदर 2003-4 के बाद से बड़ा जबरदस्त तरीके से नर्चर होना शुरू हुआ था। एक्चुअली वाजपेयी साहब ने जो है हुर्रियत से एक बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। हुर्रियत को एक लेजिटिमेसी मिल गई, भाई बातचीत की जाए। ये जो PDP वाले थे ये तो वैसे ही थोड़ा सा इनके करीब थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जो है, भाई देखिए वो भी उसी सोसाइटी में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा नहीं है कि उनके साथ संपर्क सब कुछ है, उनके साथ बड़ा एक फंक्शनल रिलेशनशिप इन लोगों की होती है। अब जब हुर्रियत जैसे जैसे एक मेन स्ट्रीम होती गई, है ना, और पाकिस्तान चाहता ये था, पाकिस्तान इन सेपरेटिस्ट पार्टीज से कहता था कि आप कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दाखिला लें, उसमें एंटर करें। परवेज मुशर्रफ इनको वही कहता था, ठीक है ना। उनका बड़ा एक सपना था जो आज तो खैर पूरी तरह से पूरा हो गया। अभी तो मतलब अगर ये तो सबसे आइडियल सिचुएशन है। अभी जो इलेक्शन हुए उसके अंदर तो जमाते इस्लामी के कैडर्स जो पुराने जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसने तो पाकिस्तान के सपने को पूरा साकार कर दिया। लेकिन उस वक्त भी जब वाजपेयी साहब का हुर्रियत के साथ डायलॉग शुरू हुआ तो धीरे धीरे हुर्रियत लेजिटिमेसी पाती गई, हुर्रियत पावरफुल होती गई। गिलानी साहब को जो है उनकी सिक्योरिटी में एक DSP रहता था, हमेशा से एक DSP रहता था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, कश्मीर के एक DG थे, कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने गिलानी साहब से किसी बात के, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जानबूझ करके किसी बात के ऊपर कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ये सियासत हम पर छोड़िए, सिक्योरिटी ये काम हमारा है, आप छोड़िए। ये गिलानी साहब की वो लेवल था। जब इनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो मनमोहन सिंह जी, इनकी सरकार थी सोनिया जी की, तब जो है इनको चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया जाता था। यहाँ पर तब ऐसा इलाज होता था। मेरे एक मित्र थे जो कि DSP थे वहां पर, तो उन्होंने किसी मौलवी को पकड़ के अरेस्ट करके लेकर के आए, जो दिल्ली के अंदर तिहाड़ में बंद था, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। उसके सिलसिले में इंटरोगेशन चल रहा था, बीच में हुर्रियत वालों ने कॉल करवाया, उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि दिल्ली से कॉल आ गया। ये बात कर रहा हूँ पुरानी गवर्नमेंट्स के अंदर।
और उसके बाद भी मतलब ये बात होगी, सॉरी ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट आ गई थी बीजेपी की तब, लेकिन होता क्या था, जो मिनिस्ट्री के होम मिनिस्ट्री वगैरह में जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो थे हमारे, वो तो वही पुराना सेटअप ही चल रहा था, ठीक है ऐसा ना। ये 2014 के बाद की बात है जहां तक मुझे लग रहा है ना। तो वो बट मतलब इस हमाम में सब नंगे हैं। देखिए, आपकी IB कश्मीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजेंसीज में। फिर आपके जो मोस्टली जो होम सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर होते हैं, रियल लोग तो ये लोग चलाते हैं कश्मीर। होम मिनिस्टर को ठीक है कितना फौरी तौर पर पॉलिटिकल लेवल पर चीजें पता होती है, बाकी मेन तो ये लोग चलाते हैं। तो इनका पॉलिटिकल रवैया क्या, आइडियोलॉजिकल रवैया क्या है, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। हालांकि उस पर हम एक अलग से चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी सेपरेट इशू, बट बहुत बड़ा विषय है। तो ये सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम मजबूत होता गया। हुर्रियत मैंने आपको बताया कितनी पावरफुल होती गई। फिर 2005, 6 से 8 से टेरर फंडिंग के नए नए तरीके इन्होंने इजाद किए। LOC ट्रेड खोल दिया गया, पैसा वहां से आता गया दुनिया भर का, चाहे वो आपका जो है इंटरनेशनल ट्रेड, कालीनों के बेच करके पैसा आ रहा था, इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग से, MBBS की सीट्स बेच करके पैसा आ रहा था। मेरी उस पर भी किताब है, मेरी जो इससे पहले जो किताब है टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर, वो पूरी इसके ऊपर है कि टेरर फाइनेंसिंग का जो कश्मीर में इन्होंने इकोसिस्टम कैसे क्रिएट किया था पाकिस्तान ने। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। पहले मैं ये टॉपिक उसके बात करता हूँ। तो ये हुआ सिलसिला आपका, तो वो पैसा वहां पर आता गया इनके पास, और इनके सारे हवाला कोऑर्डिनेटर्स वगैरह एक्टिव थे। उसके बाद जो है से आपका, फिर आप देखेंगे जब ये 2000 LOC ट्रेड से जो पैसा आ रहा था, जिसको हम 2019 में बंद किया, उस LOC ट्रेड के आपका 2007-8 के आसपास शुरू हुई थी मेरे हिसाब से। तो उसमें काफी पैसा अलग अलग तरीकों से आने लगा, हथियार भी आता था, ड्रग्स भी आते थे, सब कुछ आते थे, क्या ना। मैंने अपनी किताब में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है उसको। और 2008 में, 8 के बाद से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई। जो आपका पैलेस्टीन का जो इंतिफादा स्टाइल की जो स्टोन पेल्टिंग है ना, वो एक बहुत मुश्ताक वीरी, बड़ा एक सेपरेटिस्ट लीडर है, टेररिस्ट है बेसिकली, क्या है ना, अभी तो शायद जेल वेल में बंद है। वो अहले हदीस वहाबी लाइन को फॉलो करता है। बताते हैं कि उस वक्त उसने स्कूल्स के अंदर VCDs आपकी जो है ना, DVDs डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी, और ट्रेनिंग देने के लिए कि स्टोन पेल्टिंग कैसे की जाती है पैलेस्टाइन के अंदर। तो 2008 का जो अमरनाथ यात्रा एजिटेशन था, अमरनाथ यात्रा वाला, टेम्पल वाला, उसके बाद से ये सिविल अनरेस्ट शुरू हुआ और कॉमन पब्लिक इसमें शामिल होने लगी। फिर 2009-10 के अंदर आसिया नीलोफर वाला कांड हुआ था। वो जो 2 बच्चियां जो थी जिनका रेप हुआ था, जिनकी डेथ हो गई थी, रेप तो पता नहीं, लेकिन गलत आरोप पुलिस पर लगाए गए, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर गलत आरोप लगाए, और उनके ऊपर कहा गया कि भाई पुलिस ने इनका रेप किया, जबकि वो बात सरासर गलत थी। एक सेपरेटिस्ट लीडर है, बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर है, जिसकी बीवी ने आर्टिफिशियली उसके वो जो फीमेल्स थी आसिया नीलोफर, उनके अंदर कुछ सीमन वीमन आर्टिफिशियली प्लांट किया। क्या बात है? और उसको जो है ना सबूत बनाया गया। ये इज इट इन पब्लिक डोमेन? पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये चीजें नहीं आएंगी। और JKP को, जम्मू कश्मीर पुलिस को इसमें फ्रेम किया गया है ना। और उसके बाद जो है मैसिव वहां पर एजिटेशन हुआ। उसके बाद ये सिलसिले बढ़ गए। फिर 2011 के आसपास जो है ना अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था, है ना, अरब वर्ल्ड में, वहां का इन्फ्लुएंस कश्मीर पर होने लगा। तब तक की सोशल मीडिया वगैरह सारी चीजें आ गई, तो ऑनलाइन सारे वहां से वीडियो, सारा मटेरियल आने लगा। फिर कश्मीर का जो कहते हैं ना एक तरह से जिहाद जो है, वो चली वेस्ट एशिया की राह निकल पड़ी। वहां से सब सीखने लगे लोग, तो सारा इस तरह का माहौल बन गया था, ठीक है ना। अब चूंकि पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनका एक काम करने का तरीका अलग था। वो इस तरह के सारे इंटरलोक्यूटर्स वगैरह भेजे थे हमने उस वक्त, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे, वो राधा कुमार और सारे वो लोग थे जो खुद ही आधे सेपरेटिस्ट थे। आप उनकी रिकमेंडेशंस, विचारधारा पढ़े हैं तो वो खुद ही, वो तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल प्रो अलकायदा बात कर रहे हैं, ठीक है, ओसामा बिन लादेन उनका जिगरी दोस्त हो, ठीक है, उस तरह की बातें वो करते थे। तो उस वक्त चीजें थोड़ी शांत रही। फिर जब ये बुरहान वानी का एनकाउंटर डेथ हुई, उसके बाद सारा मसाला पहले से तैयार था और मैसिव कश्मीर जला दिया इन लोगों ने। अब तब जाकर के भारत सरकार को, मोदी जी को समझ में आया कि साहब जो है कश्मीर में क्या हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से भी तब तक दोस्ती करने के सारे प्रयास करके देख लिए। इस मामले में उनकी तारीफ भी करूंगा, उन्होंने एक अच्छे स्टेट्समैन की तरह जो है ना, कि एक अच्छी नीयत के साथ चलो हम बात करके देखते हैं, वो शुरुआत की, लेकिन बात नहीं बनी। वहां पाकिस्तान गए थे, पठानकोट अटैक हो गया इधर, और कश्मीर जल गया। फिर जो है कश्मीरी, हमारी फोर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक अलग स्ट्रैटेजी कश्मीर में शुरू की, जिसको हम कहते हैं ऑल आउट। आपका मिलिटेंसी के ऊपर एक चौतरफा प्रहार, कि आप जो है टेररिस्ट को मारो। पहले क्या होता था, सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस होते थे कि टेररिस्ट के उनका एनकाउंटर है, खत्म काम। लेकिन टेररिस्ट तो फुट सोल्जर है, उसके पीछे का जो इकोसिस्टम है मिलिटेंसी का, जो चलाने वलाने वाले करता धरता है, मेन पीछे जो ब्रेन्स हैं, उनका क्या, फंडिंग सिस्टम का क्या। 2016 के बाद से हमने वो जो अप्रोच ली, उसके अंदर एक और होलिस्टिक अटैक हमने टेररिज्म और मिलिटेंसी के ऊपर किया, जिसमें टेरर फंडिंग के ऊपर बड़ा प्रहार किया। NIA एक्शन में आ गई थी।
OGWs के ऊपर इन्होंने बड़ा एक्शन लेना शुरू किया, सख्त एक्शन लेना शुरू किया। और तब बड़े कुछ अच्छे अफसर थे कश्मीर के अंदर। एक बसीर खान करके डिविजनल कमिश्नर थे आपका जो है श्रीनगर के, वेरी ब्राइट ऑफिसर, मतलब बहुत ही वो, हालांकि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, मगर उनका नॉलेज उस बंदे का इतना है, वो जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वैली के, उनकी कलेक्टरशिप उनके DC रहे वो, उसका नॉलेज इतना है कि वो आपको एक एक रास्ता बता देगा कि मिलिटेंट्स कौन से इन्फिल्ट्रेशन रूट से आ रहा है। आज पाकिस्तान में ये कहते हैं, वो है कि उनके भाई हैं मुनीर खान, वो पुलिस में थे। पाकिस्तान में जो है इन दोनों भाइयों को जो है इसका आपका 370 हटाने का जिम्मेदार बताते हैं। अच्छा, वहां पर भी वो लोग भी अपनी इंटेलिजेंस रखते हैं ना, मतलब ये इस तरह की किवदंतियां चल गई हैं और भी लोगों को बताते हैं, बट ये चूंकि लोकल कश्मीरी हैं इसलिए इनको ज्यादा टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोग थे और काफी आर्मी के अंदर भी अच्छी लीडरशिप आई। जनरल भट्ट साहब थे, फिर जनरल KGS ढिल्लन आए वहां पर। तो इस तरह की पुलिस में एक IG पानी वहां पर हुआ करते थे। तो ये एक अच्छी टीम बन गई और सारा मिलिटेंसी के ऊपर एक चौतरफा प्रहार होने लगा। उस जमाने में बड़े एनकाउंटर्स हुए, बड़े स्ट्रॉन्ग एनकाउंटर्स। एक साजिद करके था, वो साजिद जट आपका, वो उसका लश्कर का कमांडर था, बड़ा जबरदस्त कमांडर था, जो गिरफ्तार हुआ था एक बार, फिर भाग गया था वहां से। उसके बारे में कहते थे उसकी ट्रेनिंग इस लेवल की थी कि वो, मुझे लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने बताया जो उसको देखे थे, इस दीवार के ऊपर चल जाता था। एक्रोबैट, जिम्नास्ट, मतलब जबरदस्त उसकी, कहते हैं ना शूटिंग वूटिंग इस तरह से, जो ना ऐसे लश्कर वगैरह इनके जो लोग आते हैं बहुत जबरदस्त ट्रेंड होके आते हैं वहां से, जो पाकिस्तान से जो आते हैं ना। उसको अरेस्ट भी किया था एक बार ना, तो जेल में बोलता है कि भाई मैं सब बता दूंगा, मुझे खाने पीने का ला दो बस। क्या पास में एक कश्मीरी मिलिटेंट था, उसको वो कुछ बता नहीं रहा था, उसको ले गए, उसको बोले कि यार तू क्यों नहीं बता रहा, इतना अच्छा तुझे बिरयानी मिल रही है, लाकर बता दे। तो खैर वो एक इन लाइटर वेन में बता रहा था। उसका एनकाउंटर हुआ। फिर आपका जो है एक रियाज नायकू था, उसका एनकाउंटर तो खैर बहुत बाद में हुआ, वो हिजबुल मुजाहिदीन का था, वो मैथ्स का टीचर था और वो इसका हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बन गया था बाद में। ऐसे ही जाकिर मूसा करके था, जो पहले HM का था, बाद में जो है उसने अपना अंसार गज़वतुल हिंद करके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया, जो कि अल कायदा का एफिलिएट था। और वो कश्मीर के अंदर उसकी एक जबरदस्त सेलिब्रिटी स्टेटस बन गया। मतलब छोटे छोटे बच्चे मूसा मूसा जाकिर मूसा बोलते थे। आप स्कूल्स में जाएंगे तो दीवार पर ग्राफिटी लिखी होती थी, मूसा मूसा जाकिर मूसा। यंग लड़कियां मूसा भाई जाकिर भाई इस तरह से, और वो नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ था। ये कश्मीर के हालात थे। तो उस वक्त फिर ये सारे जो ऑपरेशंस जब हो रहे थे, तब सत्यपाल मलिक साहब भी वहां पर थे। और मलिक साहब ने उस वक्त जब ये वहां पर आए, तो मलिक साहब चूंकि देखिए मेरे तो बॉस भी रहे हैं, वो एक बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के पॉलिटिशियन मैं उनको कहूंगा। वो पुराने जमाने के पॉलिटिशियन है, 70s 80s की स्टाइल के, जो आपका लोहिया स्टाइल का जो पॉलिटिशियन जो होता है ना, जो मासेस के अंदर भी बड़ा फेमस होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है, और जिसको पब्लिक स्पीचेस वगैरह करने का अच्छा एक मौका मिलता है। तो उस तरह का नेहरू का इन्फ्लुएंस, लोहिया का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था। तो वो जब आए थे तो वो काफी एक इंटेलेक्चुअल एंगल से कश्मीर को अप्रोच करना चाहते थे, बिकॉज उससे पहले वो बड़े लंबे अंतराल के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे थे। उससे पहले वो काफी समय पॉलिटिक्स से बाहर थे, है ना। तो 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उसके पहले इनको बिहार का गवर्नर लगाया। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ इन्होंने बिहार से मुझे कश्मीर भेज दिया, कहते ना। अरुण जेटली साहब जो थे वो उनके बड़े अच्छे मित्र थे, तो शायद उनकी मदद से या उन्होंने ऊपर एडवाइस किया होगा कि भाई कश्मीर में हमें ऐसा गवर्नर चाहिए जो संघ के बैकग्राउंड से ना हो, या बीजेपी के, मतलब बीजेपी का तो हो लेकिन जिसके ऊपर संघी होने का टैग ना लगा हो, क्या इस तरह का व्यक्ति चाहिए। तो उनको भेज दिया गया वहां पर। अब चूंकि कश्मीर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स जगह है, तो वहां पर अब इस तरह से आप काम किया नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने मुझे, जब मैं एज ए रिसर्चर में काम कर ही रहा था, मुझे कई सारे उन्होंने टास्क दिए कि भाई आप जमात इस्लामी पर काम करिए, आप इस पर काम करिए, और उसकी तो उन सब चीज़ों से कई बड़ी अच्छी चीज़ें निकल करके आई। तो मैं उनको रेगुलरली, मैं सिक्योरिटी मैटर्स पर एडवाइस करता था। कई बार उनको भी क्या स्टेटमेंट्स देने हैं, क्या करना है, उन पर भी मैं एडवाइस करता था। मैं यंगस्टर्स से उनकी मीटिंग्स करवाता था। मतलब वो बड़ा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट से उन्होंने, और वो खुद भी जो है बड़े पीपल फ्रेंडली नेचर के थे, तो उन्होंने अपना मोबाइल सबके लिए ओपन कर दिया। हम यंग बच्चों को लेकर के आते थे, कश्मीर के यंगस्टर्स को, यंग पुलिस ऑफिसर्स को, उनके साथ इंटरेक्शन करवाते थे। जनरली इससे पहले कभी गवर्नर्स ने ऐसा किया नहीं। उससे पहले वहां पर या तो मिलिट्री के जो थे सीनियर ऑफिसर्स वो गवर्नर थे, या एक NN वोरा जो गवर्नर थे। ये लोग बड़े ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल के लोग थे। थोड़ा सा तो ब्यूरोक्रेट्स में आपको पता है एक बड़ी अजीब किस्म की एरोगेंस रहती है, पब्लिक इंटरफेस होता नहीं है, तो उससे क्या मजा नहीं आता। कॉन्फ्लिक्ट स्टेट के अंदर आपको स्टेट को समझना पड़ता है। तो फिर इनकी जो स्टेटमेंट्स थे कुछ, वो नैरेटिव बदलने में बड़ी मदद कर रहे थे। जैसे एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है, कि मेरा आतंकवादी भाइयों से नम्र निवेदन है कि वो हमारे पुलिस वाले जवानों को ना मारें। अगर आपको कुछ करना है तो आप ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े और जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी खिंचाई करिए आप।
तो उसके बाद बताते हैं कि कुछ इंटरसेप्ट्स पकड़े गए थे कम्युनिकेशन मिलिटेंट्स के। वो कह रहे थे कि गवर्नर बड़ा अच्छा आदमी है सत्यपाल मलिक जो, और उनको कोई भी लड़का मतलब चौराहे से उठा के कॉल कर देता था। फिर एक स्टेटमेंट उनका था कि भाई यहाँ पर कश्मीर में बहुत करप्शन हुआ है, इन 3 खानदानों ने बहुत लूटा है कश्मीर को, यहाँ पर इनके एक एक के घर 50-50 कमरों के हैं, 50-50 लाख के कालीन बिछ रहे हैं। इन सब चीजों का जनमानस पर बड़ा असर पड़ा कि भाई पहली बार एक ऐसा गवर्नर आया है जो पब्लिक से बात करता है, और काम भी काफी होने लगे। लोगों को कॉलेजेस, मतलब कई कई कॉलेजेस अलॉट किए, हमने भी अलॉट करवाया कई जगह, है ना। लोगों को कहते हैं ना ग्रीवेंसेस रिड्रेस हो रही हैं, और दूसरी तरफ मिलिटेंसी पर सख्त प्रहार हो रहा है ना। आपने इसका नतीजा देखा होगा कि ये नैरेटिव जो बदला, मतलब है ना, उसके कारण हुआ क्या, 370 हटाने के बाद कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ, चिड़िया भी नहीं मरी। इसका पहले ड्रेस रिहर्सल हुआ था जब वहां पर पंचायत इलेक्शंस हुए थे। पहली बार पंचायत इलेक्शंस हुए थे कश्मीर वाले, लंबे समय बाद पंचायत इलेक्शंस, मतलब कश्मीर के अंदर सत्यपाल मलिक साहब के टाइम में हुए थे। बड़ा अंदेशा था कि साहब ये वायलेंस हो जाएगा, बिकॉज पंचायत इलेक्शन मतलब नीचे उतरना। साउथ कश्मीर जो कि जल रहा था तब, मतलब साउथ कश्मीर के अंदर आप निकल नहीं सकते थे। अगर आप गलती से ये धागे अगर पहन के निकल जाते उस वक्त, तो आपको कोई भी अबडक्ट करके ले जाता और मार देता। क्या मिलिटेंसी इस लेवल पर आ गई थी वहां पर, शहर शहर में, गांव गांव के अंदर। उस वक्त सक्सेसफुल पंचायत इलेक्शंस जो हुए, और उस समय सारा ये नैरेटिव बिल्डिंग चल रही थी मलिक साहब की तरफ से, वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे थे। उनको दिल्ली का भी अच्छा सपोर्ट था, और पीएम ने भी उनको कहा कि भाई ठीक है, आप कश्मीर में हम डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। उसका असर हो रहा था। पंचायत इलेक्शन जब सक्सेसफुल गए, तब जो है माना कि भी आगे कुछ किया जा सकता है यहाँ पर, जो है ना। फिर बात आई आपकी, जो है ना, ये पुलवामा के ऊपर, खैर बाद में आता हूँ, बट जाकिर मूसा का एनकाउंटर हुआ। तब उसके बाद उम्मीद थी कि कश्मीर जल जाएगा, जैसे कि, क्योंकि वो बुरहान वानी से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तब जनरल आपके ढिल्लो साहब जो थे वो कोर कमांडर थे, और पानी साहब आईजी थे वहां पर। तब ये लग रहा था कि कश्मीर फिर से जल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब वो सिग्नल था कि साहब अब जो है कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक बहुत सीनियर लेवल पर जो है ना, वो थे सरकार में दिल्ली के अंदर, उनको मैंने मैसेज करके भेजा था कि साहब 370 हटाना है तो आप, ये बात होगी 2019 मई की, जब हमारे इलेक्शन हुए थे 2019 मई में, उसके 3-4 दिन बाद की। मैंने उनको मैसेज भेजा कि 370 हटाना है तो अगले 2-3 महीने आपके पास हैं। उसमें आपने हटा दिया तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, प्यार से ही हट जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी नहीं हटा पाए तो उसके बाद आप कभी नहीं हटा सकते, इसको आप याद रखिएगा। वो एक फेज हमें टाइम पीरियड मिला। वो चीज उस समय डेफिनेटली सत्यपाल मलिक साहब का जो रोल था, एक कंस्ट्रक्टिव रोल था उस समय, और उनको फोर्सेस का भी सपोर्ट था। क्या आपको अंदेशा था कि 370 हटने वाला है? गवर्नर साहब को ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता था, कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पर उन चीज़ों का उनको आइडिया हुआ था, ठीक है, नहीं, और वो हो जाता है। देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी बात है कि गवर्नर जो खुद जो इस पर साइन करता है किसी चीज़ के ऊपर, वो आउट ऑफ अ ब्लू ये कहे कि साहब मुझे उस दिन बताया, सुबह पता चला, ऐसा होता नहीं है जनरली। जबकि इसमें एक और चीज़ बात है, मतलब सत्यपाल मलिक साहब की हम बात कर रहे हैं तो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँगा, उनका एक फैसला जो था ना, वो बड़ा क्रूशियल था ये 370 हटने के अंदर। वो था जम्मू कश्मीर असेंबली डिसॉल्व करने वाला। जब जम्मू कश्मीर के अंदर जब बात आई थी, एक्चुअली हुआ ये था उस वक्त कि आपका राष्ट्रपति शासन की एक मियाद होती है, ठीक है। तो उस वक्त ये जो वैली बेस्ड पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपका कांग्रेस और जो है आपका पीडीपी, इन लोगों ने तय किया था कि हम साहब जो है तीनों मिल जाते हैं और सरकार बनाने का प्रस्ताव देते हैं। जब वो पीडीपी की सरकार गिर गई उसके बाद की बात है, ठीक है। तो वहां पर आपको जरूरत होती 44 आपको चाहिए एमएलए, इनके तीनों के मिला करके 54 हो रहे थे, ठीक है। अब मैं वहां पर था, कुछ हमारे सूत्र थे अलग अलग जगहों पर, उन्होंने हमको ये बात कि साहब ये लोग 2-1 दिन के अंदर आपके पास इस तरह की बात लेकर के आएंगे। मुझे ठीक 2 दिन पहले ये बात बता दी, मेरे बड़े इंटरनल लोग थे कुछ इनके सेटअप के अंदर ही, उन्होंने ये बात बता दी कि साहब ये 2 दिन में ये कुछ लेकर के आएंगे आपके पास, आप देखिए क्या करना है। मैंने मलिक साहब को बताया तो वो थोड़े से बड़े, वॉज अ वेरी जॉवियल मैन बेसिकली, वो कि भाई आप हमेशा ऐसी बुरी खबर सुनाते हैं हमें, ये क्या है कह लो। तो उसके मैंने कहा साहब देखिए कहीं आई ये बात तो मैं कह देता हूँ। तो फिर आई थिंक उन्होंने अपने जो सीआईडी वगैरह के चैनल से, तब एक मिस्टर श्रीनिवास करके थे, वहाँ पर स्पेशल डीजी सीआईडी हुआ करते थे, तो उनके सिस्टम के अंदर और बाकी जो हमारी एजेंसीज का सिस्टम है वहाँ पर भी कुछ पता करवाया होगा फाइनली। फिर हाँ, और दूसरी तरफ क्या था, जो थे सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, जो कि हमारे राम माधव जी के बड़े प्रिय व्यक्ति थे, इनकी इच्छा थी कि वो सरकार बनाए। उनके पास थे 7 या 6 एमएलए, है ना।
और जो है बाकी उनके बारे में कई सारी बातें और मशहूर थी कि भाई एक तो उनके ब्रदर जो थे वो तो अभी भी हुर्रियत के अंदर, सज्जाद लोन के लिए, इनके फादर जो थे वो हुर्रियत के बड़े प्रसिद्ध नेता थे जिनको मार दिया गया था, क्या था, चूँकि वो भारत से बात कर रहे थे इस सब में। अब वहाँ पर इस तरह की बात फैल गई गवर्नर के सामने कि भाई जो है सज्जाद लोन जो है उसको दिल्ली प्रेफर कर रही है, ये है वो है, सारी इस तरह की बातें। तो अब जनरली अब सपोज कि अगर आपके बारे में ये बात फैल जाए कि आप सपोज दिल्ली के आदमी हैं तो गवर्नर उसके खिलाफ स्टैंड लेने में डरेगा, मतलब जो है ना से। लेकिन वहाँ पर इन्होंने बड़ा गंभीर सोच विचार करके और जो इनको कंफर्म था कि भाई सज्जाद लोन आपके पास 7 MLA हैं, आप कहाँ से 44 तक पहुँच पाएंगे, और वो तो बिल्कुल पहुँच ही गए थे, है ना। तो फिर जो है इनको पता था कि ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बड़ी मुश्किल से फिर इन्होंने दिल्ली में कॉल किया था। फाइनली फिर जो है बड़ा शाम तक माहौल बड़ा ऐसा रहा, हम भी बैठे थे उसमें उस वक्त, रात तक करीब रात को 12-1 बजे तक बैठे हुए थे। जैसे जो है उस वक्त चीफ सेक्रेटरी भी थे और भी कई लोग थे, जैसे ये जम्मू राजभवन की बात है, और उस वक्त बड़ा एक टेंस्ड माहौल हो गया था, क्या है ना। और उस वक्त जो है फिर क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्या है ना। फिर आई थिंक उन्होंने जेटली साहब ने PM से बात की होगी और ये सारा सिलसिला हुआ। फाइनली फिर कॉल आया तो PM ने कहा कि भाई आप जैसा ठीक समझें वैसा कर लो। उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी? नहीं, डायरेक्शन मतलब उनको क्लियर तो हो गई थी स्थिति कि सज्जाद लोन बना नहीं पाएंगे, क्या उनके पास 7 MLA हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्या है ना। और ऐसी स्थिति है, तो बाकी इतना शायद डिटेल में चीज़ें पता हो या ना पता हो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज देखिए दिल्ली में तो लोग बहुत बिजी भी रहते हैं, कई सारे एंगेजमेंट्स होते हैं, कश्मीर अकेला तो है नहीं, क्या। तो उसके बाद फिर जो है इन्होंने अपना असेंबली भंग कर दी, विधानसभा। उससे पहले उनका संदेश आया था उसके ऊपर, आपका व्हाट्सएप के ऊपर जो है कि भाई हम सरकार बनाना चाहते हैं। अब व्हाट्सएप के दावों को कौन वो करता है फिर वो आपको फेमस किस्सा तो पता ही होगा, भाई फैक्स मशीन खराब थी हमारी, क्या कई कारणों से खराब थी फैक्स मशीन, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, उन चीज़ों में, ठीक है। तो मतलब वो सपोर्ट का लेटर वो उन्होंने अपनी तरफ से तो फैक्स कर दिया था। हाँ, उन्होंने किया था। अब देखिए वो एक अलग चीज़ है, बट फैक्स मशीन खराब थी, उस दिन ईद की छुट्टी भी थी तो गवर्नर को भी आराम करना पड़ता है तो और खास तौर से आप एक मुस्लिम बहुल स्टेट के अंदर है, वहां पर ईद के दिन तो आपको आराम करना ही चाहिए, सरकार बनाना इतना जरूरी थोड़ी ना है। मुझे लगता है कि इसी कारण से अभी एक इंटरव्यू भी आया था उमर अब्दुल्ला का, तो वो बहुत खुश नहीं थे सत्यपाल मलिक जी से, अभी का है, जबकि सत्यपाल मलिक तो अभी इतने बीजेपी के खिलाफ पिछले कई सालों से बोल रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने शायद अभी भी उनको फॉरगिव नहीं किया। माफ करना मुश्किल है, बिकॉज मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखिए सत्यपाल मलिक ने जितना डैमेज किया है ना इन 3 परिवारों को, उतना शायद कश्मीर के इतिहास में कोई नहीं कर सकता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि उनका क्या था, उनका एक जो बोलने का जो स्टाइल था ना, वो लोगों को लगता था कि ये आदमी सच बात बोलता है। और कश्मीरी टेम्परामेंट क्या, कश्मीरी आदमी को बात करना बड़ा अच्छा लगता है, उसको आप कुछ मत करवाइए, बिठा करके बस उससे बात करते रहिए, आप उससे घंटों डिस्कस करिए, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और दुनिया भर के इंटरनेशनल रिलेशंस। एक बार मैं उससे, वो प्रोफेसर अब्दुल भट्ट जो थे, जो हुर्रियत के लीडर थे, उनसे मिला मैं, बात कश्मीर पर हो रही थी, वो रशिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मगर कभी भी जो है ना वो मुद्दे की बात पर नहीं आ रहे हैं। तो कश्मीरी व्यक्ति को जो है ना घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा जो है ना बात करने में बड़ा मजा आता है, क्या। तो सत्यपाल मलिक जो है ना वो किसान नेता थे, तो जमीन से जुड़ना जानते, तो बात करने का बड़ा कन्विक्शन था उनको, एक था अपील थी उस बात में, ठीक है ना, कि भैया आदमी ठीक बात कह रहा है, देसी भाषा में बात करते थे। तो उन्होंने इस परिवार को, इन 3 परिवारों को डैमेज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कह सकते हैं ना। मुझे ध्यान है कि 370 हटने का जो मामला था, उससे पहले कहीं अफवाहें फैल रही थी, ये महबूबा मुफ्ती जी पहुंची वहां पर और उन्होंने कहा कि सर ये क्या अफवाहें फैल रही हैं। तो उन्होंने कहा, सत्यपाल मलिक जी ने, बेटी अफवाह तो आप फैला रहे हो, हमने तो कुछ नहीं किया। इनके फादर जो थे मुफ्ती साहब, इनके दोस्त थे, तो इन्होंने कहा कि बेटी अफवाह तो आप फैला रहे हो। सज्जाद लोन ने बोला कि साहब 1 हफ्ते में 500 लड़के बंदूक उठा लेंगे अगर कुछ हटा। तो इन्होंने कहा कि अब चूंकि किसान आदमी है, किसानी सैनिक बनता है आपकी हरियाणा और यूपी से, तो इन्होंने कहा कि साहब अगर जो है 500 हथियार उठा लेंगे तो इंडिया की आर्मी वर्ल्ड की जो है ना 4th नंबर की आर्मी है, 5000 भी उठा लेंगे तो हम निपटना जानते हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना डैमेज तो हुआ उन परिवारों को, आज तक जो है वो गालियां देते, वहां तक उनका काम बड़ा अच्छा था, ठीक है।
उसके बाद जो है, चूंकि अब वो पॉलिटिशियन है और उनका स्टाइल पॉलिटिक्स का थोड़ा पुराने स्टाइल का है, उनका स्टाइल उस तरह का नहीं है जो कि संघ या अभी का जो बीजेपी का जो सेटअप है, जिसके अंदर अभी एक स्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू चलता है यहाँ पर तरह से ना, वो ग्रास रूट्स पॉलिटिशियन का, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन का दौर खत्म हो चुका है। वो वाजपेयी वाला दौर भी नहीं है, वो भी नहीं है। अभी बेसिकली जो है ना, सरकार ब्यूरोक्रेट चलाता है, पॉलिटिशियन का कोई ज़्यादा कोई रोल है नहीं, ना उसका कोई अस्तित्व है तरह से ना। वो ठीक है, आप इलेक्शन लड़के आ जाइए, बैठ जाइए, उससे ज़्यादा आपका कुछ मतलब अपना सैंडविच वगैरह खा लीजिए, दैट्स इट ना। वहाँ से फिर इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए होंगे, दिल्ली में कुछ लोग नाराज़ हो गए, उन्हें शायद गलतफहमी हो गई, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि ठीक है, उतना अधिकार आपको देना चाहिए। देखिए, आप किसी एक ग्रास रूट्स लेवल के पॉलिटिशियन को आप गवर्नर बना के लगा रहे हैं, तो आप उससे वो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक ब्यूरोक्रेट की तरह चुप रहेगा। ही इज़ नॉट अ बाबू कि वो सिर्फ गलतियों का क्रेडिट खाएगा और जो अच्छी चीजें होंगी वो आप क्रेडिट खाएंगे। वो कोई रिटायर्ड कोई आईएएस या कोई सेक्रेटरी नहीं है जो आपके सामने बिल्कुल जोधपुरी सूट बंद गला पहन करके चुप रहेगा, बैठा रहेगा, वो नहीं है, ठीक है ना। वो अपनी बात बोलेगा। फिर वो गोवा चले गए। गोवा के अंदर उनकी वहाँ जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ उनकी किसी इश्यूज पर डिस्प्यूट हो गए, जो कुछ करप्शन के भी एलिगेशंस आए थे जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे उनके ऊपर। बट सत्यपाल मलिक इज वेरी क्लीन। हाँ, क्लीन है, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ, बिकॉज देखिए, मैं बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड था तब राजभवन के साथ में। और दूसरी बात है कि जो आदमी, वो आरोप भले सही या गलत हो, एक अलग चीज़ है, कई सारे उनकी बातें गलत भी हैं, जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत भी हैं, वो अपनी बातों से भी पलट रहे हैं। लेकिन जो आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है, जो है सीधा पीएम को चैलेंज कर रहा है, वो अगर करप्ट होता तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि अभी तक तो ईडी उनकी जान निकाल चुकी होती। अगर कुछ होता तो ठीक है ना। ये हाँ, उन्होंने कई सारे करप्शन के मामले ज़रूर उजागर किए वहाँ पर, जैसे कि आपका जो एक रिलायंस इंश्योरेंस का जो था स्कीम का था, वो बड़ा उन्होंने एक्सपोज किया था उस वक्त। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर जो धांधलियाँ चल रही थी उसको एक्सपोज किया था। उसके अंदर तो मैं आई वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, वो पूरा जो था मामला उसकी छानबीन के अंदर मेरे अपने सोर्सेज से मैं कर रहा था, तो उसमें ज़रूर उनका रोल था, लेकिन पर्सनल करप्शन वाला बात नहीं है, वो गलत है। तो अब लेकिन बाद में हुआ है कि फिर ये वहाँ से वहाँ चले गए, मेघालय चले गए, तो सरकार ने इनको रिवॉर्ड किया, सरकार ने इनको 3-3 जगह गवर्नर बनाया, सब कुछ किया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद जो है ना, इनके और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना। कोई ना कोई, या तो कहता है ना, जिसमें ईगो हर्ट हुआ है सत्यपाल मलिक का, उसके बाद जो है इन्होंने, और इनके शायद कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी रहे होंगे, तो वो शायद जो है ना से वो इनको बाद में लगा, जब इनकी अनबन हो गई, कि वो पॉलिटिकल एस्पिरेशन से पूरे हो नहीं सकते। और दूसरा, ईगो हर्ट होने वाली बात मुझे लगती है, बिकॉज जो वर्तमान बीजेपी का जो आरएसएस का जो कल्चर है संघ का, उसमें ये कि थोड़ा सा आप जो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति है, मतलब उस टाइप का अप्रोच जो है ना सर से, बिकॉज ये लोग प्रेफर करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू रूल करें, कोई बहुत ज़्यादा अपने विचार वगैरह है, तो वो चीज़ देखिए बहुत उस लेवल के, उस कद के पॉलिटिशियंस को शायद वो सूट ना करते, और लोगों का ईगो हर्ट होता है। देखिए ना, आप किसी को कुछ भी बड़े से बड़ा पद दे दें, लेकिन अगर आप उसको बात कर किसी बात से उसका दिल दुखाते हैं तो उसको चोट लगती है। उसके बाद उन्होंने सारे स्टेटमेंट्स, अपने बयान पलटने शुरू कर दिए, और वहाँ उन्होंने भारी गलती कर दी। अपनी जो क्रेडिबिलिटी जो थी, उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दे करके, उनके कई सारे स्टेटमेंट्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जबकि देखिए उन्होंने जो काम किया ना, वो तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, वही है, ये हमारी पॉलिटिक्स की आज की जो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि आप निष्पक्ष हो ही नहीं सकते आज के समय। या तो इस कैंप में चले जाइए या उस कैंप में चले जाइए। अब वो चले गए उस कैंप में क्योंकि उनको इनकी खिलाफत करनी थी, तो उस कैंप की जो सारी आइडियोलॉजी है उसको भी उनको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। वही उन्होंने गलती की, कश्मीर पे भी वो कर रहे हैं वही। उनको देखिए, उनको उस कैंप में जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स, अपनी जिंदगी में जो उनको अचीव करना था उन्होंने कर लिया, ठीक है, उनको जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया। फिर वैसे मैं जितना उनको जानता हूँ, वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है, बस ज़रूर थोड़ा सा बोल लेते हैं, बट मूलतः एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। तो सिर्फ ठीक है, आपकी इनके साथ मतभेद थे, डेफिनेटली गलती इनकी भी रही होगी, बीजेपी वालों की भी, इन्होंने भी जो है ना, ये जिस तरह से जो इनके सिस्टम से नहीं आता है या जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, उसके साथ कोई कई बार ये लोग बड़ा ख़राब सलूक करते हैं, तो उस तरह से इनका भी रहा होगा। लेकिन वो इनकी क्रिटिसाइज़ कर सकते थे, उनको उस कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी एक जो इंडिपेंडेंट क्रेडिबिलिटी थी ना, वो उन्होंने ख़त्म कर दी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, अगर वो 370 के बाद कश्मीर में कंटिन्यू किए जाते हैं और उनके पास अच्छे एडवाइजर्स की टीम होती, तो आज कश्मीर के हालात बहुत बेटर, डिफरेंट होते। अब मैं इसी सवाल पे आ रहा था, क्योंकि 2019 के बाद जो गवर्नर वहाँ पे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बन के गए हैं, वो तो पॉलिटिशियन है, लेकिन उनकी जो अप्रोच है, वो जो इमेज, जिस तरीके से भाजपा को डैमेज किया है उन्होंने, कश्मीर में नहीं, जम्मू में,
जो बीजेपी का गढ़ था वहां पे उन्होंने मुझे लगता है इतना डैमेज कर दिया है कि आज की स्थिति में कांग्रेस शायद ज्यादा सीट लेके वहां से जीत सकती है। तो ये क्योंकि उनका जो अप्रोच रहा है वो एक तो उन्होंने अपीजमेंट का जो उनका इमेज बन गया है कि हम कश्मीर को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी वहीं के हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा फोकस करते हैं, और जम्मू को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया है। इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर्स खुद परेशान है लेफ्टिनेंट गवर्नर से। अब ये आप देखिए कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक, मतलब कोई टच ही नहीं है लोगों के साथ, और ये पहले वाला जो था। तो ये कितना बड़ा आपको लगता है कि इस टाइप का जो गवर्नेंस हुआ है पिछले 4-5 साल में, उसने कहीं ना कहीं 370 के बाद जो डेवलपमेंट होनी थी या जो लोगों के साथ कनेक्ट होना था, कम से कम एटलीस्ट जम्मू को तो आप कंपनसेट करते उस तरीके से। अब वो भी ये कहने लगे कि यार 370 ही ठीक था, इससे अच्छा तो मतलब जिस तरीके के हालात हैं कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, एक तो बीजेपी गवर्नमेंट को और मोदी जी को खास तौर से चाहिए कि उनको थोड़े से एक्सपर्ट्स और जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनको अपने साथ रखना चाहिए। प्योरली जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के जो लोग हैं जो एडवाइस करते हैं उनके आधार पर चलने का अर्थ नहीं है। देखिए जो यहाँ पर जो लगता है ना, कोई जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर लगता है, ऐसे ऐसे लोग लगते हैं जो कभी शायद कश्मीर के अंदर जिसको जो नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के बीच का फ़र्क भी नहीं बता पाएगा। सिर्फ एक एग्जाम पास कर लिया IAS से, उससे आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते। और कश्मीर एक ऐसी जटिल कॉन्फ्लिक्ट थिएटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थिएटर्स है उसमें सबसे जो कॉम्प्लेक्स और महीन कहता है ना रिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट थिएटर होगा वो कश्मीर है आपका। अफगानिस्तान वगैरह वहाँ पर भी बाउंड्रीज क्लियर हैं, लेकिन कश्मीरी दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसने इस कॉन्फ्लिक्ट थिएटर को ऐसा जाल बना दिया है इसको कि अच्छे अच्छे लोगों के समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। इन्होंने क्या किया, इनको क्या करना चाहिए था, 370 देखिए भारत की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत अनिवार्य कदम था, वो एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। अगर 370 नहीं हटता तो कश्मीर सीरिया बन जाता, मैं आपको बताऊँ। 370 का हटाना बहुत अच्छा कदम था, लेकिन उसके बाद जो है ना छोटी पॉलिटिकल और ये मैं कहता ना छोटी सोच से ऊपर उठ करके आपको जो है ना एक स्ट्रेटेजिक सोच वहाँ पर अपनानी चाहिए थी। आपको ऐसे लोग भेजने चाहिए थे गवर्नर के रूप में जो एक पेटी पॉलिटिकल थिंकिंग से ऊपर उठ करके जिसका एक स्ट्रेटेजिक विजन हो, जो पब्लिक के साथ कनेक्ट कर सके, बात कर सके, जो जिसमें थोड़ा हौसला हो, हिम्मत हो, जिसके अंदर एरोगेंस नहीं हो, विनम्रता हो। ऐसे व्यक्ति को तो वहाँ पर आपको गवर्नर बना के भेजना चाहिए था। आपको ऐसे एक्सपर्ट्स लेकर के आने चाहिए था। हम लोग जैसे काम करते थे उस वक्त, हम लोगों ने जो हम लोग सिस्टम से करियर, वी आर नॉट करियर ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन सिस्टम के बाहर के थे, तो लोगों के साथ एक सिस्टम सेटअप बनाया, एक नेटवर्क बनाया, लोगों से बातचीत, और उसका बड़ा फायदा हुआ। कोई 20 साल का रोड मैप बनाना चाहिए था। देखिए कश्मीर की जो अभी जनरेशन जो है ना वो मिलिटेंसी पर पली बड़ी जनरेशन है, इसके दिमाग के अंदर मिलिटेंसी घुस गई है। तो इनको जो है ना ये छोटी शॉर्ट टर्म सोच के हटके कि भाई हम जो है फटाफट डेवलपमेंट कर देंगे, इतने टूरिस्ट भेज देंगे वहाँ पर, विदेशी डिप्लोमेट्स, 4 बाहर के पश्चिम के अखबारों ने क्रिटिसाइज कर दिया और सरकार की सांसें फूल गई। अरे भाई आप इतने बड़े देश हैं, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आप इतना डरते क्यों है वेस्ट से? आपको अगर अमेरिकन वगैरह वहाँ का तो मीडिया सब आपको पता ही है, उनकी डीप स्टेट का पार्ट है। अगर 4 लोगों ने साहब वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, क्या आप जवाब नहीं दे सकते? हमारे जो यहाँ के जो सो कॉल्ड जो बाबू लोग जो है विदेश मंत्रालय के जो भी, वो इनको डराते होंगे जा करके, और ये सारे साहब ठीक जैसा कह रहे हैं वैसा कर दो। आपकी अपनी क्या सोच है? आपको एक 20 साल का रोड मैप बनाना चाहिए था कश्मीर के अंदर, और आपका टारगेट ये होना चाहिए था कि मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के जो भी अवशेष वहाँ पर हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनको ध्वस्त करना, उनका आमूल चूल कहता है ना डिस्ट्रक्शन, विध्वंस करना अगले 20 साल तक। और उसके तरीके थे कि आप साफ ये सिग्नल दीजिए कि जो डेवलपमेंट के साथ है, हमारे साथ है, आइए, हमारी बाहें पूरी खुली हैं, लेकिन जो देश के विरोध में काम करेगा, जो एक्सट्रीमिज्म की बात करेगा, उसके लिए बंदूक और गोली और कुछ नहीं। आपको ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का, रिटायर्ड पुलिस अफसरों का जो है उनको पार्क करने का कश्मीर को अड्डा बना दिया। एक एक्सट्रीम ब्यूरोक्रेटिक रूल वहाँ पर जिसका पब्लिक के साथ कोई कनेक्ट नहीं, दफ्तर में बैठ करके सैंडविच टोस्ट खाते हुए अंग्रेजी में बकवास करने से जो है आप इस तरह के मुद्दे सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको दुनिया के और देश जो हैं, अमेरिका वगैरह, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थिएटर्स में जब पोस्टिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, वो सबसे काबिल लोगों को भेजते हैं अपने, इतना उनका अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी रिसर्च होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या, ये सब चीज़ें, ये बड़ी चैलेंजिंग पोस्ट्स हैं, ऐसे ही फ्री में मिल जाती हैं। अब क्या हुआ है कश्मीर के अंदर पिछले 5 सालों में, हमने सिर्फ साहब दुनिया के सामने जो है दिखाने के लिए नहीं साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, बहुत मैसिवली टूरिज्म को प्रमोट किया है। टूरिज्म वहाँ पर खूब पैसा लोगों के पास जा रहा है, लोगों के दिल के अंदर वही आक्रोश है कि साहब 370 हटाया।
तो आप बताइए, जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है, लोगों के दिल में नफरत, गुस्सा और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और हाथ में पैसा, वो क्या कॉम्बिनेशन है? वो तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं। वो तो परफेक्ट आप रिवोल्ट की तैयारी करवा रहे हैं। फिर दूसरा काम आपने ये पुराने जमाती हुर्रियतों को मेन स्ट्रीम करके और उसके बाद जो है आपने ये बर्बादी करवा दी है? तो ये आपने बहुत एक छोटा स्टेप लिया, मतलब आपने वो छोटी बुद्धि का परिचय दिया। और इसको कहते हैं, इस सोच को पॉलिटिकली आपके पास कोई ऐसे लोग नहीं थे, और जिनको आपने भेजा वो बहुत ही औसत बुद्धि के लोग थे। मैं बड़ा आपसे खुल करके बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे कोई सरकार में पद या ऐसी कोई सत्ता की हमें कोई चाह नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिन लोगों को भेजा गया वहाँ पर गवर्नर बना के, हाईली इनकॉम्पिटेंट और बहुत ही औसत बुद्धि के लोग थे, मैं आपको से बता रहा हूँ। उनके पास अलावा अहंकार और घमंड के कुछ नहीं था, और उसके नतीजे आप भुगतेंगे फ्यूचर के अंदर। अभी भी खुश हो रहे हैं, कल शायद वहाँ पर आपके कई सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स गए थे। आप कहते हैं भारत विश्व गुरु है, भारत इतना शक्तिशाली हो गया है, तो आप हमेशा बाहर से क्यों सर्टिफिकेट लेते हैं? आप मुझे बताइए। वेस्ट के 4 छोटे छोटे मरियल से कंट्रीज ने यहाँ पर आके आपको कश्मीर में आकर के वाजवान खाकर कह दिया कि ओह द इलेक्शंस आर नाइस एंड ट्रांसपेरेंट। आप खुश हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। आपकी यही औकात है? बड़े 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 मुद्दों के बारे में अपनी थॉट आप चीन से सीखिए। आप चीन कैसे सोच, आप रूस से सीखिए। खैर वो एक अलग विषय है, अभी हम लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। बट यह सत्यपाल मलिक की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी और कैंप में जाने की। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी थी। वो कश्मीर के ऊपर बात करते, इंटेलेक्चुअल बात करते, सरकार की खामियां हैं निश्चित तौर पर उनको क्रिटिसाइज करते, लेकिन अपने स्टैंड चेंज करने की जरूरत नहीं थी। और उनको विपक्ष का जो एंटी नेशनल रवैया जो है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसके ऊपर उनको विपक्ष का साथ तो नहीं ही देना चाहिए था, अपितु विपक्ष की बड़ी खिंचाई भी उनको बड़ा क्रिटिसाइज भी करना चाहिए था।